Hello, my dear students. Once again, welcoming you all to this awesome platform of education that is MKJN classes. And here I am, your biology educator, your ma'am Poonam Dhiman. तो बेटा लेट्स स्टार्ट विद दी डिजीजेस। ये स्टार्ट क्यों करना है, हमने ऑलरेडी स्टार्ट किया हुआ था और उसमें बेटा हम लोगों ने ऑलरेडी वायरल डिजीजेस डिस्कस कर ली हैं। तो टुडे इज द टर्न ऑफ द बैक्टीरियल डिजीजेस। ओके ओके ओके, द डिजीजेस caused by some bacterias। तो उन बैक्टीरियल डिजीजेस में बेटा सबसे पहले नेम आ रहा है टाइफॉइड का। वेरी कॉमन डिजीज है ना, सुनी है ना, बहुत बार सुनी होगी। सुनी क्या हुई होगी, टाइफॉइड से कई बार हम लोग होके भी निकले हैं, है ना, हुआ है ना टाइफॉइड। हाँ ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइफॉइड। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटा, विल टॉक अबाउट देयर कॉजेटिव एजेंट्स। कॉजेटिव एजेंट्स, तो कॉजेटिव एजेंट कौन है इसका, इसका कॉजेटिव एजेंट है बेटा सैल्मोनेला टाइफी म्यूरियम। कौन है बेटा इसका पॉजिटिव एजेंट, सैल्मोनेला टाइफी म्यूरियम। दूसरी चीज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कि डिजीज जो टाइफॉइड है होता किसकी वजह से है, सैल्मोनेला टाइफी की वजह से होता है। दिस इज द नेम ऑफ द बैक्टीरिया। कैसे घुसता है ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर, कैसे एंट्री लेगा, दैट इज मोड ऑफ इन्फेक्शन या मोड ऑफ ट्रांसफर, कुछ भी लिख लीजिए आप, ठीक है। तो कैसे होगा इसका ट्रांसफर, ये हमारी बॉडी के अंदर कैसे होगा, कैसे आता है, थ्रू कॉन्टेमिनेटेड वाटर और फूड। तो जिसको हम क्या बोलते हैं, फीको ओरल कंटेमिनेशन। फीको ओरल कंटेमिनेशन, पता है ना फीको ओरल क्यों बोलते हैं। कहीं पे भी कुछ कहीं पे भी कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, उसके फीसिस हैं या कोई और गंदी चीज़ पड़ी है, वहाँ मक्खी मच्छर बैठेंगे, उनके वहाँ से उन गंदी चीज़ों के ऊपर, फीसिस के ऊपर मक्खी मच्छर बैठे, उनकी बॉडी के साथ वो सारे के सारे वेक्टर अटैच हो गए, फिर ये मक्खी मच्छर आके कहाँ पे बैठे, हमारे अनकवर्ड फूड के ऊपर बैठ गए, पानी के अंदर, पानी के ऊपर बैठ गए, वहाँ पे अपने जो है डिजीज़ के पैथोजेंस रिलीज़ कर दिए। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं फीको ओरल कॉन्टेमिनेशन, या इसको हम क्या बोलते हैं, फीको ओरल कॉन्टेमिनेशन का मतलब क्या है, कॉन्टेमिनेशन थ्रू फूड और वाटर। कैसा, कॉन्टेमिनेटेड फूड और वाटर के थ्रू जो कॉन्टेमिनेशन होगा। तो टाइफॉइड करता क्या है बेटा, क्या इसके सिम्टम्स क्या होते हैं इस डिजीज़ के, पता है ना भी सिम्टम्स क्या होंगे टाइफॉइड में, पता है ना क्या सिम्टम्स होते हैं टाइफॉइड में। चलिए अब हम बात कर लेते हैं सिम्टम्स की। क्या होगा बेटा, सिम्टम्स में आएगा सबसे पहले लिख लीजिए फीवर। फीवर के अलावा क्या फील होगा हमें, हेडेक। हेडेक के अलावा क्या होगा, लॉस इन एपेटाइट। लॉस इन एपेटाइट, है ना। और क्या फील होगी, कॉन्स्टिपेशन। एंड समटाइम कॉन्स्टिपेशन से उल्टा भी हो जाता है, डायरिया भी हो जाता है। तो फीवर होगा, हेडेक होगा, लॉस इन एपेटाइट होगा, उसके अलावा कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी, ये सभी हो गए सिम्टम। और फीवर भी कैसा, फीवर भी कई बार बड़ा टिपिकल फीवर आता है, इसमें हम टिपिकल टाइफॉइडल फीवर कि कुछ एक पर्टिकुलर टाइम पे, जैसे मलेरिया में आता है ना क्वार्टन्स टर्शियंस फीवर आते हैं ना, कि 36 आवर्स के बाद आ रहा है, 72 आवर्स के बाद आ रहा है, एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद फीवर रिपीट होगा। यहाँ पे भी क्या है, डे टाइम में फीवर ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आएगा, ठीक है। तो ये है सिम्टम। जब इन सिम्टम्स को लेके आप डॉक्टर के पास जाएंगे, बताएंगे कि भैया फीवर चढ़ रहा है, बड़ी बुरी हालत हो रही है, कुछ खाने का दिल नहीं कर रहा है, पेट में दर्द है, वो हमने लिखा नहीं है, लिख लेना, हेडेक हो रहा है, ये सब चीज़ें आप बता दोगे, तो फिर डॉक्टर क्या करेगा, ही विल प्रिस्क्राइब यू विद अ टेस्ट। और वो टेस्ट कौन सा होगा बेटा, किस चीज़ का, इसके लिए टेस्ट कौन सा होता है फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए, दैट इज़ विडाल टेस्ट। और विडाल टेस्ट क्या होता है, इट इज़ नॉट वाइडल, इट इज़ विडाल, WIDAL, विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट में क्या करते हैं, इट इज़ अ टाइप ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी एग्लूटिनेशन रिएक्शन। एंटीजन एंटीबॉडी एग्लूटिनेशन रिएक्शन। देखो हमें सबको पता है ना, नहीं भी पता तो अभी इम्यूनिटी जो इसका आगे पोर्शन आ रहा है चैप्टर का, उसमें पता चल जाएगा
कि अगर हमें कोई भी पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर घुस गया है, पैथोजन समझते हो ना, कोई भी फॉरेन एजेंट जो हमारी बॉडी के को रिक्वायर्ड नहीं है, अनवांटेड है, बॉडी के अंदर घुस गया, तो हमारी जो इम्यूनिटी होती है, हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है, वो क्या करता है, उस पैथोजन के अगेंस्ट क्या बनानी शुरू कर देता है, एंटीबॉडीज़। तो अगर हमारी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन पहुंच गया है इस बैक्टीरिया का, तो इस बैक्टीरिया के अगेंस्ट हमारी बॉडी क्या बनाना शुरू कर देगी, एंटीबॉडीज़। तो अब एंटीबॉडीज़ बन रही हैं तो हम बीमार क्यों पड़ गए बेटा, ये एंटीबॉडीज़ जब फर्स्ट टाइम इन्फेक्शन होता है, अभी सारा हम वैसे सक्सेसिव लेक्चर्स में पढ़ेंगे, ये कम बन रही हैं, इन्फेक्शन ज़्यादा है, उनसे फाइट करने के लिए एंटीबॉडीज़ का नंबर कम है, तो हम इन्फेक्टेड होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या है, इस टेस्ट का बेसिस ही यही है, एंटीबॉडीज़। एंटीजन कौन है, बैक्टीरिया। तो विडाल टेस्ट में क्या करते हैं बेटा, हमने ये बैक्टीरिया लिया, बैक्टीरिया के ऊपर हमने अपना ब्लड की ड्रॉप्स डाल दी, हमारे ब्लड के अंदर क्या होंगी, अगर सॉरी मलेरिया तो नहीं बोल दिया ना मैंने कहीं पे, मुझे लगा है ना, अगर ऐसा है तो प्लीज़ इग्नोर, टाइफॉइड। तो अगर हम टाइफॉइड से ग्रसित हैं, हमें टाइफॉइड है, तो हम अपने ब्लड का सैंपल उस बैक्टीरियल को, बैक्टीरिया कौन सा, ये वाला बैक्टीरिया, इसके ऊपर हम अपने ब्लड का सैंपल डालेंगे, मतलब लैब में जो टेस्ट होता है उसमें ये करते हैं, बिल्कुल देसी भाषा में समझा रही हूँ। अपना ब्लड डाला तो हमारे ब्लड के अंदर क्या प्रेजेंट होंगी, एंटीबॉडीज। तो एंटीजन एंटीबॉडी की क्या हो जाएगी, एग्लूटिनेशन रिएक्शन, जिसका मतलब क्या है, हमारा टेस्ट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। दैट मीन्स वी आर सफरिंग फ्रॉम दी टाइफॉइड। तो फिर डॉक्टर हमें क्या करेगा, वो हमें मेडिसिन प्रोवाइड करेगा। और मेडिसिन क्या होती हैं, वैसे टाइफॉइड दो टाइप का होता है, एक होता है टाइफॉइड ए, एक होता है बेटा टाइफॉइड टाइप ए, और दूसरा होता है टाइफॉइड टाइप बी। तो वैसे तो इसके लिए वैक्सीनेशंस होती हैं। वैक्सीनेशन कौन सा होता है, वैक्सीनेशन, वो वैक्सीनेशन होता है बेटा TAB। TAB समझ गए, टाइफॉइड A एंड B टाइप दोनों के लिए। और अगर हमें टाइफॉइड हो गया है, ये तो वैक्सीन है ना, वैक्सीनेशन का तो सीन समझते हो ना, प्रोफाइलेक्सिस है ये जस्ट। और अगर हमें टाइफॉइड हो गया तो डॉक्टर हमें कैसे ट्रीट करेगा, क्या है ये, बैक्टीरियल डिजीज़ है ना, तो क्या इसका ट्रीटमेंट होगा, इस बीमारी के लिए ट्रीटमेंट क्या देगा डॉक्टर हमें, ही विल प्रेस्क्राइब अस सम एंटीबायोटिक्स टू किल दिस बैक्टीरिया इन आवर बॉडी। समझ में आ गया, चलो ठीक है, ये तो हो गया बेटा हमारा टाइफॉइड के बारे में, बड़ी सिंपल है। अच्छा, टाइफॉइड के बारे में एक चीज़ तो बताना भूल ही गए, अगर टाइफॉइड की बात कर रहे हैं तो वाई वी लेफ्ट द नेम ऑफ द लेडी नेम एज टाइफॉइड मैरी। अभी एक लेडी की स्टोरी है ना, शायद आपने सुनी भी होगी, नहीं सुनी होगी तो अभी सुना देते हैं। ये है एक आयरिश वमेन, टाइफॉइड मैरी। क्या थी, शी वॉज द कैरियर ऑफ टाइफॉइड, कैरियर ऑफ सैल्मोनेला टाइफी। उसकी बॉडी के अंदर सैल्मोनेला टाइफी था, लेकिन वो उससे बीमार नहीं पड़ती थी। तो कैरियर उसी को तो बोलते हैं ना, कि बॉडी में आपकी कोई चीज़ रह रही है लेकिन वो आपको अफेक्ट नहीं कर रही है। तो शी वॉज अ कैरियर ऑफ सैल्मोनेला टाइफी। थी क्या बेसिकली, शी वॉज एन आयरिश वोमेन, आयरिश लेडी थी ये। उसके बाद ये शिफ्ट हो गई कहाँ पे, इन दी अमेरिका। वहाँ पे जाके शी स्टार्टेड दी जॉब एज अ कुक। तो जहाँ जहाँ पे जिन लोगों के घरों पे भी ये कुकिंग करती थी ना बेटा, वो बीमार पड़ जाते थे, फिर उसको वहाँ से भगा देते थे। फिर कहीं और पे काम पकड़ा, फिर वहाँ पे कुकिंग कर रही है, इसकी कुकिंग की वजह से फिर लोग बीमार पड़ रहे, फिर इसको भगा दिया। पता है ना क्यों हो रहा था, बिकॉज शी वॉज अ कैरियर ऑफ सैल्मोनेला टाइफी। क्योंकि वो कुकिंग के टाइम पे बड़ा अनहाइजीनिकली, मतलब वो फूड को कुक करती थी। वॉशरूम गई है ना, समझ लो आप, 1 नंबर 2 नंबर गई है, उसके बाद हाथ ही नहीं धोने हैं है ना, ऐसी। तो वो बड़ा अनहाइजीनिक लेडी थी। तो उसकी अनहाइजीनिक प्रैक्टिसेस की वजह से ये उसकी बॉडी के अंदर जो सैल्मोनेला टाइफी था ना बेटा, ये उसकी कुकिंग प्रोसेस में भी एंटर कर जाता था। तो उसके द्वारा जो कुक्ड फूड था उसके अंदर भी ये एंटर कर जाता था। और जब लोग इस फूड को, जो उसने अपने हाथों से बनाया, उसको खाते थे, तो सैल्मोनेला टाइफी उनकी बॉडी के अंदर भी एंटर कर जाता था। तो जहाँ जहाँ पे भी उसने खाना पका के खिलाया, सबको क्या शुरू हो गया, टाइफॉइड होना शुरू हो गया। तो शी वॉज द कैरियर ऑफ टाइफॉइड। तो इसीलिए इस नेम से वो बड़ी फेमस हो गई थी, टाइफॉइड मैरी, है ना। तो काफ़ी बवाल मच गया था, क्योंकि बहुत सारे लोग, एक ही फैमिली की कंप्लेंट हो, 2 की हो, 3 की हो। आई थिंक सुना है कि इसने एक ढाबा भी खोला था, तो वहाँ पे भी जितने लोग खाना खाने आते थे, इसके हाथ का खाना खाया और बीमार पड़ गए।
तो दिस वॉज दी स्टोरी एसोसिएटेड विद टाइफॉइड। तो इसके बारे में भी बेटा ध्यान रखना है। व्हाट वाज द एक्चुअल नेम ऑफ दिस लेडी? द नेम वाज मैरी मैलन। मैरी मैलन इसका एक्चुअल नेम था, बाद में इसको टाइफॉइड मैरी के नाम से ये पॉपुलर हो गई थी। चलिए जी, नेक्स्ट डिजीज़ बेटा हमारी क्या है? ये हुई है टाइफॉइड। अब आ जाइए टेटनस पे। तो टेटनस का बेटा कॉजेटिव एजेंट क्या रहेगा हमारे पास? पॉजिटिव एजेंट क्या होगा इसका? पॉजिटिव एजेंट बेटा ये जरूर याद रखने हैं। मैच ऑफ दी फॉलोइंग में आ सकते हैं आपको, या डायरेक्टली पूछा जा सकता है, या ऐसे पूछा जाता है कि जो टेटनस कोज करने वाला जो पैथोजन है, इट बिलोंग्स टू बैक्टीरिया, इट बिलोंग्स टू प्रोटोजोन, इट बिलोंग्स टू फंगस, इट बिलोंग्स टू आर्थ्रोपोड। समझ गए ना? इस तरह से भी आ सकता है क्वेश्चन। तो पॉजिटिव एजेंट हमें ध्यान में रखना है, नाम याद रखना है, और वो किस प्रजाति का है, क्या वो बैक्टीरिया है या वो प्रोटोजोआ है, वो हेलमिंथ है, वो वायरस है, वो चीज़ें भी हमें याद रखनी है। तो ये वाली जो टेटनस डिजीज़ है, इसको कौन सा बैक्टीरिया कोज कर रहा है बेटा? उसका नेम है क्लोस्ट्रीडियम। क्लोस्ट्रीडियम। और मैं बार बार बोलती हूँ, इन बायोलॉजी स्पेलिंग्स ऑलवेज मैटर्स, तो स्पेलिंग गलत नहीं होने चाहिए। क्लोस्ट्रीडियम टेटनी, ये हो गया बैक्टीरिया। अब बेटा इन डिजीजेस का ना, यहाँ चैप्टर में आपको एकदम से कुछ डिजीजेस का नेम आपको नहीं मिलेगा, लेकिन ये कहीं ना कहीं हमारी पूरी बायो के अंदर इन डिजीजेस का नेम है। तो जो जो हम कहीं कहीं से जो इकट्ठा करके ला सकती थी, वो आपको एक जगह पे पढ़ाई जा रही है। ठीक है? तो अगर पैनिक मत होना, आपकी एनसीईआरटी के टेक्स्ट में अगर कुछ डिजीजेस के नेम आपको नहीं मिले, लेकिन ये आपको पढ़नी है, क्योंकि कहीं ना कहीं एनसीईआरटी में ये गिवन है, इसीलिए। तो क्लोस्ट्रीडियम टेटनी। अब टेटनस का बेटा मोड ऑफ ट्रांसफर क्या होता है, या मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या होता है? यहाँ पे कैसे इन्फेक्शन फैलती है, कैसे ये बैक्टीरिया एंटर करता है? थ्रू एनी कट और वुंड, थ्रू एनी इंजरी, कट और वुंड। पता नहीं टेटनस का इंजेक्शन कब लगवाने जाते हो? कहीं से किसी मेटल से, मेटल ऑब्जेक्ट से आपको कोई कट लग गया, या किसी और चीज़ से गहरा घाव बन गया, तो मम्मी पापा सबसे पहले क्या बोलते हैं, डॉक्टर भी सबसे पहले क्या प्रिस्क्राइब करता है कि अपने आप को वैक्सीनेट करा लीजिए, मतलब अपने आप एक इंजेक्शन लगवा, अपने आप नहीं मतलब इंजेक्शन लगवा लीजिए। किसका? टेटनस का। टेटनस के अंदर होता क्या है, क्यों इसको टेटनस? और एक टर्म 11th में हमने जब मसल्स पढ़ी थी, तो वहाँ पे हमने एक और टर्म पढ़ी थी ना, टेटनी, मसल कॉन्ट्रैक्शन में मसल की टेटनी, है ना? तो वही टेटनी। टेटनी का मतलब क्या होता है? रैपिड स्पेजम्स। तो चलो इसको मैं यहीं पे लिख देती हूँ। तो बैक्टीरियल डिजीज में टेटनस में होता क्या है, क्या इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? टेटनस के अंदर क्या होता है बेटा? रैपिड स्पेजम शुरू हो जाता है, रैपिड स्पेजम्स ऑफ द मसल। क्या हो गया? मसल्स का रैपिड स्पेजम शुरू हो जाता है। कैसे? देखो ये है बैक्टीरिया, क्या करेगा ये? अब ध्यान से सुनना, इसका कोर्स ऑफ कैसे ये किस तरह से इन्फेक्ट करता है वो बता रहे हैं। क्लोस्ट्रीडियम टेटनी ये बैक्टीरिया है, ये क्या करता है? एक टॉक्सिन रिलीज करेगा, है ना? टॉक्सिन रिलीज नहीं, रिलीज ऑफ टॉक्सिन। तो यहाँ से क्या होगा? इस बैक्टीरिया से क्या रिलीज होगी? टॉक्सिन। वो टॉक्सिन क्या करेगी? जो हमारी न्यूरो मस्कुलर जंक्शन होता है ना, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन पता है ना, न्यूरल एंड प्लेट पढ़ी थी 11th के अंदर, जब हमने पढ़ा था कि मसल कैसे कॉन्ट्रैक्ट होती है। कैसे कॉन्ट्रैक्ट होती है? मसल को सिग्नल आता है कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, वो सिग्नल मसल तक कौन लेके आता है? न्यूरॉन्स लेके आती हैं। तो न्यूरॉन उस सिग्नल को, स्टिमुलस को मसल तक कैसे पहुंचाती हैं? थ्रू न्यूरोट्रांसमीटर्स। वो न्यूरोट्रांसमीटर कौन रिलीज करता है? साइनेप्टिक वेसिकल। ये सारा कुछ ऑलरेडी 11th में पढ़ चुके हो, नहीं पढ़ा है तो प्लीज प्लीज वहां जाइए उस चैप्टर में एंड गो थ्रू ऑल दिस सीरीज ऑफ इवेंट्स। गॉट इट? वैसे मैंने यहाँ थोड़ा सा आपको रिफ्रेश करा दिया है। तो ये टॉक्सिन क्या करेगा? ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं ना, कहाँ से रिलीज होंगे? साइनेप्टिक वेसिकल से। तो साइनेप्टिक वेसिकल को बार बार क्या करवाएगा? सिक्रीशंस करवाएगा। तो रिपीटेड क्या करेगा? स्टिमुलेट दी साइनेप्टिक वेसिकल्स। किस लिए?
टू रिलीज न्यूरो ट्रांसमीटर्स। तो ये जो टॉक्सिन रिलीज हो रही है ना, ये बार बार है ना, स्टिमुलेट दी साइनेप्टिक वेसिकल्स फ्रीक्वेंटली या रैपिडली। तो फ्रीक्वेंटली साइनेप्टिक वेसिकल को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा, और बार बार क्या होता रहेगा, बार बार न्यूरोट्रांसमीटर्स वहां से सिक्रीट होते रहेंगे। न्यूरोट्रांसमीटर फिर क्या करेगा, इट विल रैपिडली स्टिमुलेट द मसल टू कॉन्ट्रैक्ट। देखो कैसे इसने टेटनस कोज कराया इस बैक्टीरिया ने, ध्यान से समझना, कुछ मुश्किल नहीं है। बैक्टीरिया क्या सिक्रीट करेगा, एक टॉक्सिन। वो टॉक्सिन क्या करेगी, हमारे जो न्यूरल एंड जंक्शन है, जो न्यूरल एंडिंग्स है, वहां से बार बार साइनेप्टिक वेसिकल को स्टिमुलेट करेगा टू रिलीज द न्यूरोट्रांसमीटर। बार बार न्यूरोट्रांसमीटर जा रहा है। न्यूरोट्रांसमीटर क्या करता है, मसल के लिए स्टिमुलस लेके आया कि भैया कॉन्ट्रैक्ट हो जाओ। अब बार बार न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहा है, तो बार बार मसल क्या होगी, बार बार मसल की कॉन्ट्रैक्शन होगी। अब जैसे आंख में नहीं, कई बार आंख फटफड़ाती है हमारी, टक 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 समझ आ गई ना। तो उस तरह से ऐसे ऐसे बार बार मसल क्या होती रहेगी, कॉन्ट्रैक्ट होती रहेगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इस रैपिड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल को हम क्या बोलते हैं, मसल स्पैज्म। इसके लिए हम क्या ही टर्म यूज करेंगे कि मसल में क्या होता रहता है, मसल का रैपिड मसल स्पैज्म, इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज नोन एज रैपिड मसल स्पैज्म कोज कराएगा। अब फिर क्या होता है, अब इस डिजीज का एक और नेम होता है। इस डिजीज को हम और क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं लॉकजॉ। वो क्यों बोलते हैं, देखो ये बैक्टीरिया की टॉक्सिन क्या करवा रही है, बार बार न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करा रही है फ्रॉम दी साइनेप्टिक वेसिकल्स। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब हमें एक्चुअल में अपनी मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवाना है। सपोज जो हमें कुछ खाना है, हमें चूइंग करनी है, हम चाह रहे हैं हम चू करें, हम अपने जबड़े को हिलाएं, अपने जोज को ऐसे चलाएं चबाने के लिए, है ना, चलाए, तो उसके लिए क्या होंगी, हमारी जॉ की मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ेगा। अब कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए क्या होने चाहिए थे, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होने चाहिए थे। तो जॉ ने कॉन्ट्रैक्ट करना, कैसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगी वो मसल, नहीं कर पाएंगी, क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर तो बार बार इस टॉक्सिन की वजह से रिलीज हो रहा था, और साइनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर ही खत्म है, क्या रिलीज करेंगे, वो कुछ भी नहीं करेंगे। थोड़ा बहुत कुछ सिक्रीट हुआ होगा, तो उसकी वजह से मसल जस्ट कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट की, लेकिन जैसे ही कि उसी पोजीशन में वो लॉक्ड रह जाती हैं। तो जैसे है मुंह जबड़ा एज इट इज़ वैसे ही रह जाता है, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्शन कर ही नहीं पाता है कंप्लीट। किस वजह से, क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर सिग्नलिंग लेके जाता है कॉन्ट्रैक्शन के लिए, और वो सिग्नलिंग उसको मिली ही नहीं, क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं बार बार यूज्ड अप हो गए, और अब वहाँ पे प्रेजेंट है ही नहीं जब हमें एक्चुअल कॉन्ट्रैक्शन करानी है। तो वो पर्टिकुलर मसल क्या रह जाएंगी, लॉक्ड रह जाएंगी, एज इट इज़ उसी पोजीशन में लॉक। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, लॉक जो डिजीज़ भी बोलते हैं। ठीक है जी, समझ में आ गया। चलो ये था बेटा टेटनस। अब उसके बाद आ जाइए डिप्थीरिया। डिप्थीरिया क्या होता है, इसके लिए पॉजिटिव एजेंट कौन है, पॉजिटिव एजेंट, इसका पॉजिटिव एजेंट है बेटा कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरी। कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरी, डिफनी लिखना, PH नहीं लिखना है, T के साथ H है, P के साथ नहीं है। अब इसमें क्या होगा, अगेन बैक्टीरियल डिजीज है। क्या होता है बेटा इसमें, सबसे पहले तो इसका मोड ऑफ इन्फेक्शन या मोड ऑफ ट्रांसफर, जो आपको लिखना अच्छा लगे, कैसे होगा, किस तरह से होगा, कैसे होता है डिप्थीरिया, पता है किसी को कुछ, क्या इन्फेक्शन होगा, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से। मतलब एयरबोर्न, कफिंग से, स्नीजिंग से, किसी को डिप्थीरिया है उसके आसपास आप जाएंगे, वो कफ करेगा, स्नीज करेगा, उससे ड्रॉपलेट्स जो म्यूकस की निकलेंगी वो आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर सकती हैं। सिम्टम्स क्या होते हैं बेटा डिप्थीरिया के, सिम्टम्स डिप्थीरिया के अंदर क्या हो जाता है बेटा, इन्फ्लेमेशन हो जाती है नेजल एपिथीलियम की, इन्फ्लेमेशन
ऑफ द नेजल एपिथेलियम। और उसके अलावा क्या हो जाता है, जो हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, उसमें भी क्या हो जाता है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की जो मेम्ब्रेन्स है ना, इंटरनल मेम्ब्रेन्स, वो क्या हो जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं। और उस डैमेज की वजह से अब क्या हो गया, देखो नेजल एपिथेलियम में तो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो गया, एपिथेलियम के पीछे क्या आ गया, ट्रैकिया आ गया, ब्रोंकाई आ गए, ब्रोंकियोल्स आ गए, उनकी जो अंदर की लाइनिंग है ना बेटा, वो सारी की सारी डैमेज होनी शुरू हो जाएगी। और जिस वजह से वो कैसी अपीयर होंगी, अपीयर ग्रेइश इन कलर, अपीयर ग्रेइश, अपीयर ग्रेइश इन कलर। तो क्या प्रॉब्लम होने वाली है, सूज भी जाएंगे, अंदर भी स्वेलिंग हो जाएगी, बहुत सारा म्यूकस सिक्रीट होना शुरू हो जाएगा। तो इस कंडीशन में होगा क्या, क्या होगा, सांस लेने में तकलीफ होगी, है ना, तो डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग। तो ये सारे के सारे ब्रीदिंग में होगी और क्या हो जाएगी, कफिंग होगी बहुत ज़्यादा, पर्सन को सांस तो आ नहीं रहा, खांसना उससे भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो ये होता है डिप्थीरिया में। अब डिप्थीरिया के लिए क्या है, इसके लिए क्या दवाई दी जाए, किस तरह से, अच्छा ये टेटनस के लिए तो पता ही है ना हमें क्या होता है, टेटनस के लिए किस चीज़ का इंजेक्शन दिया जाता है, पता है। चलो पहले डीपीटी का सुन लो, मे बी आपकी क्वेरी वहीं से शांत हो जाए। तो डिप्थीरिया के लिए बेटा क्या वैक्सीन होता है, उस वैक्सीन को हम बोलते हैं डीपीटी। डीपीटी क्या है, इट इज़ ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन है ये, ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन। कैसे है, 3 बीमारियां ठीक करती है। सबसे पहले डिप्थीरिया, ठीक नहीं करती है, बचाव करती है। पी बोले तो पर्ट्यूसिस, और टी बोले तो टेटनस। लो जी, समझ में आ गया। अब डिप्थीरिया से आपकी जान पहचान हो चुकी है। जान पहचान का मतलब ये नहीं है हो चुका है हमें, नहीं नहीं, आपको पॉजिटिव एजेंट पता चल गया, क्या सिम्टम्स हैं वो। टेटनस हम पढ़ी चुके हैं अभी पिछली स्लाइड में। और अब बात रह गई पर्ट्यूसिस। पर्ट्यूसिस क्या होती है बेटा, इसका कॉमन नेम, गलघोटू खांसी नहीं बोलते जिसको, काली खांसी भी बोलते हैं, शायद काली खांसी का नहीं मुझे पता, गलघोटू खांसी, तो जिसको हम बोलते हैं वूपिंग कफ, वूपिंग कफ किसकी वजह से होती है, ये भी बैक्टीरिया की वजह से होता है, बॉर्डेटेला। लेकिन आपको इतने ज़्यादा पचड़ों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं, वैसे लिखना है तो लिख लो, बॉर्डेटेला की, बॉर्डेटेला बैक्टीरियम की स्पीशीज़ की वजह से होता है ये हमें। और वूपिंग कफ में होता क्या है बेटा, पर्ट्यूसिस में, जिसको हम पर्ट्यूसिस बोलते हैं, वूपिंग कफ के अंदर ना, ये जो हमारा पूरा का पूरा ये जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है ना, हमारी ट्रैकिया हो गया, ब्रोंकाई हो गए, ब्रोंक्यूल्स हो गए, तो सबके अंदर क्या हो जाता है, बहुत बुरी तरह से अंदर की मेम्ब्रेन तो डिस्ट्रॉय होगी, साथ में बहुत ज़्यादा म्यूकस भर जाता है। और उसमें सारे में म्यूकस भरने की वजह से क्या हो जाता है, हमें ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आएगी। और बार बार ना खांसी से वो म्यूकस हम निकाल फेंकने की कोशिश करेंगे कि बाहर आए बाहर आए, और वो खांसी भी प्रॉपर नहीं आएगी, हम कफिंग भी अच्छी तरह नहीं कर पाएंगे। जब जब हम कफ करेंगे ना, तो एक बड़ी अजीब सी आवाज़, वूपिंग वूपिंग, है ना, बड़ा अजीब सी एक खांसी की आवाज़ आएगी, जिसकी वजह से हम इस कफ को क्या बोलते हैं, वूपिंग कफ बोलते हैं। ठीक है, तो तीनों के लिए एक वैक्सीन है बचाव के लिए, डीपीटी। अदरवाइज तो ये तो वैक्सीन लग गई बचपन में, इसके बूस्टर डोजेस भी लगते रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर हमें हो गया तो क्या करेंगे फिर हम, अगेन क्या है, बैक्टीरियल डिजीज़ है, डॉक्टर विल प्रिस्क्राइब यू सम एंटीबायोटिक्स। चलिए उसके बाद आ जाइए बेटा बैक्टीरियल डिजीजेज, दैट इज प्लेग। ओ प्लेग, तो प्लेग का पॉजिटिव एजेंट कौन है, पॉजिटिव एजेंट इज येरसेनिया पेस्टिस। कौन है, येरसीनिया पेस्टिस। और ये जो येरसीनिया पेस्टिस है ना बेटा, इट इज़ दी एंडोपैरासाइट। क्या है ये एक एंडोपैरासाइट है। इनसाइड दी बॉडी ऑफ रैट, फ्ली,
रैट फ्ली, चूहे के ऊपर ना छोटे छोटे छोटे, जिनको हम हिंदी में शायद पिस्सू भी बोल देते हैं, तो रैट फ्ली उनकी बॉडी के ऊपर रहती हैं। तो उस रैट फ्ली की बॉडी के अंदर ये एंडोपैरासाइट है, ये वाला पॉजिटिव एजेंट, ये वाला बैक्टीरिया जो है ये रैट फ्ली की बॉडी के अंदर रहता है, उसका एंडोपैरासाइट है। लेकिन जो रैट फ्ली है, रैट फ्ली इज दी एक्टोपैरासाइट ऑन रैट बॉडी। रैट फ्ली किसका एक्टोपैरासाइट है? रैट का। और ये रैट, अब देखो जहाँ पे भी हमने ग्रेन्स वगैरह स्टोर किए हैं या बहुत ज़्यादा चूहे जहाँ पे, वहाँ पे लोगों को डर रहता है ना प्लेग नहीं हो जाए उनके आसपास, हम चूहों को क्यों घरों से बाहर निकालते हैं, नुकसान भी करते हैं। साथ में चूहे की बॉडी के ऊपर क्या हो सकता है? रैट फ्ली, और रैट फ्ली के अंदर में भी ये बैक्टीरिया हो, तो चूहा जहाँ 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 घूमेगा वहाँ वहाँ ये रैट फ्ली भी घूमेगी। और रैट फ्ली के अंदर क्या प्रेजेंट है? ये बैक्टीरिया यर्सीनिया पेस्टिस, ये वहाँ वहाँ तक पहुँच सकता है, हमारे ग्रेन्स के थ्रू हमारी बॉडी में पहुँच सकता है, या चूहा हमें बाइट वाइट कर ले उसके थ्रू पहुँच सकता है। समझ आ गया ना? तो बड़े ईजिली ये डिजीज़ जो है प्लेग स्प्रेड हो जाती है। कहाँ पे? तो अगर इस रैट की बॉडी से ये कहाँ पे आ सकती है? इनटू ह्यूमंस। तो अगर इसका मोड ऑफ इन्फेक्शन देखें या मोड ऑफ ट्रांसफ़र, तो कैसे ये ट्रांसफ़र हो रहा है बॉडी में? थ्रू वेक्टर, थ्रू वेक्टर। कौन सा? थ्रू आर्थ्रोपोड वेक्टर। तो रैट फ्ली है वो इस मैमल के अंदर गई और ये मैमल हमें बाइट कर सकता है या और अदर तरीके से हमें नुकसान पहुंचा सकता है। अब प्लेग में होता क्या है? अब प्लेग के अंदर देखो, पहले तो प्लेग की टाइप्स पढ़ लेते हैं बेटा। प्लेग की क्या क्या टाइप्स हैं हमारे पास? अब प्लेग होता है हमारे पास 3 टाइप का। एक होता है ब्यूबोनिक प्लेग, सबसे डेंजरस वाला, द मोस्ट डेंजरस। दूसरा होता है बेटा पल्मनरी प्लेग, और तीसरा होता है बेटा दैट इज सेप्टिसेमिक प्लेग, सेप्टिसेमिक प्लेग। क्या है ये? सबसे डेंजरस कौन सा है? ब्यूबोनिक प्लेग। होता क्या है ब्यूबोनिक प्लेग में? यहाँ पे जो हमारी लिम्फ वेसल्स है ना बेटा, उनकी स्वेलिंग हो जाती है, स्वेलिंग ऑफ दी लिम्फ नोड्स। ब्यूबोनिक प्लेग में क्या हो जाती है? और अब लिम्फ नोड कहाँ है? ऑल ओवर दी बॉडी प्रेजेंट है, तो ऑल ओवर दी बॉडी अफेक्ट हो जाएगी ब्यूबोनिक प्लेग में। दूसरा होता है पल्मनरी प्लेग। पल्मनरी प्लेग के अंदर क्या होगा? जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना वो अफेक्ट होगा। क्या अफेक्ट होगा? रेस्पिरेटरी सिस्टम। और तीसरा है सेप्टिसेमिक प्लेग। यहाँ पे क्या होगा? वी विल बी सफरिंग विद दी अनीमिया। क्यों अनीमिया क्यों हो जाएगा बेटा? जितनी भी आरबीसीज हैं वो आरबीसीज को क्या कर देता है? ये वाला जो बैक्टीरिया है ना यर्सीनिया पेस्टिस, हमारी आरबीसीज को रप्चर कर देता है। हमारी आरबीसीज को रप्चर करके एक ब्लैक कलर्ड सब्सटेंस में उसको चेंज कर देता है, और ये ब्लैक कलर का सब्सटेंस हमारी बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से ना बॉडी की जो मतलब ब्लड जो अंदर घूम रहा है वो ब्लैकिश कलर का दिखाई देगा। और अगर इस पर्सन की डेथ हो जाती है प्लेग की वजह से, तो उसकी बॉडी पूरी की पूरी कैसी हो जाती है? ब्लैकिश अपीयरेंस देती है, जिसकी वजह से हम इस डिजीज़ का एक और नेम देते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज़ ऑल्सो नोन एज दी ब्लैक डेथ। क्या बोलते हैं हम इसको? ब्लैक डेथ। किस वजह से? आरबीसीज रप्चर हो रही हैं, आरबीसीज को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। आरबीसी जब डिस्ट्रॉय होंगी तो ब्लैक कलर्ड सब्सटेंस इसमें से मतलब में चेंज हो जाएंगे, और वो ब्लैक कलर्ड सब्सटेंस कहाँ होगा? आरबीसी कहाँ होती है? ब्लड में। तो ब्लड हमारा रेड किस वजह से था? आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, और वो हीमोग्लोबिन सारा का सारा एक ब्लैक कलर के पिगमेंट में चेंज हो गया, क्योंकि आरबीसी डिस्ट्रॉय हो गई। तो वो ब्लैकिश पिगमेंट की वजह से हमारा ब्लड कैसी अपीयरेंस देगा? इन दी ब्लड वेसल दैट विल बी ब्लैक। और जब उस पर्सन की डेथ हो जाएगी द होल बॉडी विल अपीयर ब्लैकिश इन कलर। ठीक है, ये हो गया बेटा प्लेग के बारे में। चलिए उसके बाद आ जाइए न्यूमोनिया। अब न्यूमोनिया का पॉजिटिव एजेंट कौन है? पॉजिटिव एजेंट है ना न्यूमोनिया, तो बेटा कुछ मिलता जुलता पढ़ा हुआ है ना हमने ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में, ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट, चूहों को न्यूमोनिया कर करके देखा था उसने। तो क्या है यहाँ पे पॉजिटिव एजेंट? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी।
निमोनी। या एक और इसी का नेम एक और होता है डिप्लोकोकस न्यूमोनी। या एक और पॉजिटिव एजेंट है दैट इज हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। तो ये तीनों के तीनों क्या करते हैं, कोज न्यूमोनिया। और न्यूमोनिया कैसे कोज होता है, क्या है इसका मोड ऑफ इन्फेक्शन, कैसे होगा? एयरबोर्न है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। ठीक है, अब किस तरह से कैसे होगा? ये न्यूमोनिया का जो बैक्टीरिया है हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर गया, फिर ये क्या करेगा? ये क्या करता है बेटा, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन स्टार्ट कर देता है। क्या करता है? एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन। और ये सारा का सारा म्यूकस जाके कहाँ से? ये म्यूकस हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स में फंसना शुरू हो जाता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को एक तरह से ब्लॉक कर देता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के नीचे क्या प्रेजेंट है? हमारे लंग्स। तो लंग्स के जो एल्वियोलाई हैं, एल्वियोलाई, उनका जो गैसियस एक्सचेंज है, उनकी जो एफिशिएंसी है, उसको डिक्रीज कर देता है। तो एल्वियोलाई क्या हो जाते हैं? दीज बिकम फिल्ड विद म्यूकस। देखो एल्वियोलाई क्या होते हैं हमारे, ऐसे इस तरह से बेलून लाइक छोटे 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 स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं ना हमारे लंग्स के अंदर। सारा हम 11th में फिजियोलॉजी में पढ़ के आए हैं बड़े मजे से। तो एल्वियोलर स्ट्रक्चर आपको पता है। एल्वियोलाई की ये हो गई बेटा मेम्ब्रेन, एल्वियोलाई की। ठीक है, और एल्वियोलाई की मेम्ब्रेन को सपोज कीजिए यहां से इसने कर दिया इन्फेक्शन करने की वजह से क्या हो जाएगा? आसपास का जो ECF है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, यहाँ से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहाँ से? बाहर से अंदर एंटर करना शुरू हो जाएगा। और म्यूकस तो है ही, फंस रहा है इसमें आके। तो जिसकी वजह से अभी तक ये एल्वियोलाई क्या थी? दीज वर वेरी मच एफिशिएंट, क्योंकि गैसियस एक्सचेंज एल्वियोलाई क्या करती है? एल्वियोलाई आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दी गैसियस एक्सचेंज। जो हम सांस ले रहे हैं ना, उसमें हम ऑक्सीजन खींच रहे हैं, वो ऑक्सीजन हमारे टिश्यूज तक किसके थ्रू जा रही है? एल्वियोलाई के थ्रू। एल्वियोलाई क्या करती है बेटा? यहाँ पे किसका एक्सचेंज चलता रहता है? ऑक्सीजन का और CO2 का। ब्लड जो हमारे टिश्यू से यूज्ड अप ब्लड है वो CO2 लेके आ रहा है, और इधर से जो हमारी हवा जा रही है उसके अंदर क्या है? प्योर ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन एल्वियोलाई में ज़्यादा होती है और एल्वियोलाई के बाहर CO2 की ज़्यादा होती है, तो डिफ्यूजन हो जाता है। CO2 अंदर आ जाती है एल्वियोलाई में, और जो ऑक्सीजन हमने ब्रीद इन करके ली है वो अंदर ब्लड के चली जाती है। तो CO2 को बाहर फेंक दिया जाता है एक्सपिरेशन के टाइम पे, और O2 यूज्ड अप होने के लिए चली जाती है थ्रू ब्लड इनटू आवर टिश्यूज एंड सेल्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया? अब ये एल्वियोलाई की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। क्यों? अभी तक तो ये खाली थी, बड़े मजे से गैसियस एक्सचेंज हो रहा था। अब क्या हो गया? इसके अंदर क्या भर गया? फ्लूइड। और फ्लूइड फिल्ड एल्वियोलाई क्या हो जाएंगी? लेस एफिशिएंट फॉर गैसियस एक्सचेंज। फ्लूइड फिल्ड एल्वियोलाई becomes less efficient गैस एक्सचेंज करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगी? ब्रीदिंग में बड़ी प्रॉब्लम आएगी। ऐसे ब्रीथ करेंगे, ऐसे ऐसे बड़ी बुरी तरह से बंदा ब्रीथ करता है इस केस में। ठीक है, अच्छा, अरे ये RBCs वाले में हमने सिम्टम में इसके सिम्टम्स लिख लेना कि एक्यूट अनीमिया हो जाता है। चलो इसकी सिम्टम मैं भी लिख दूंगी बाद में, सारे सिम्टम तो मैंने लिखे ही नहीं, इसकी टाइप से लिख दी। ठीक है, यहाँ पे अब क्या आएंगे? सिम्टम में क्या होगा? ये सारे बता रही है, और इसकी वजह से क्या होगी? डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। तो डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, वो डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग से क्या होगा? लेस ऑक्सीजन पहुंच रही है टिश्यूज तक, लेस ऑक्सीजन टू टिश्यूज। लेस ऑक्सीजन का मतलब क्या है? इंक्रीज्ड कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो गई टिश्यू के अंदर, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा?
जो अपीयरेंस है हमारे नेल्स का, हमारे लिप्स का थोड़ा थोड़ा कैसा होना शुरू हो जाएगा, नेल्स एंड लिप्स विल बिकम ब्लूइश इन कलर, nails and lips appears blue in color। और उसके अलावा जो सिम्टम्स आएंगे वो तो हमें पता ही है क्या क्या सिम्टम आएंगे। इसके अलावा फीवर आएगा, वही है ना, फीवर आ जाएगा, बहुत ज़्यादा सांस लेने में दिक्कत है, तो वेट जो है बहुत जल्दी जल्दी गिरेगा, ऑक्सीजन जा नहीं रही है और इंसान क्या होता चला जाएगा, बड़ा पतला होता चला जाएगा क्योंकि वेट गिर रहा है बहुत ज़्यादा और ऑक्सीजन पहुंच नहीं रही है, तो टिश्यूज़ क्या हो जाएंगे, धीरे 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 जो ब्रीदिंग का साइकिल है वो क्या होता चला जाएगा, बहुत छोटा बहुत छोटा बहुत छोटा होता चला जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद आ जाइए ट्यूबरक्यूलोसिस। ट्यूबरक्यूलोसिस का कोजेटिव एजेंट, इसका पॉजिटिव एजेंट है बेटा माइको बैक्टीरियम। कौन है, माइको, MYCO, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस, ये नाम है बेटा बैक्टीरिया का जो कोज करवाता है ट्यूबरक्यूलोसिस। और ट्यूबरक्यूलोसिस का दूसरा नेम क्या है, इट इज़ ऑल्सो कॉमनली नोन एज दी TB। वो TB हमें पता है क्या होता है, TB के अंदर हमारे लंग्स डैमेज होते हैं, तो इसका भी जो मोड ऑफ इन्फेक्शन है या मोड ऑफ ट्रांसफ़र है कैसे होगा, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं, एयरबोर्न ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। किसी को भी TB है वो आपके मुंह के आगे खांस रहा है, तो वहाँ से ये बैक्टीरिया थ्रू ड्रॉपलेट इन्फेक्शन आपकी बॉडी में जाने का भी खतरा रहता है। तो यहाँ पे होता क्या है ट्यूबरक्यूलोसिस के अंदर, क्या सिम्टम्स होते हैं पता है, सिम्टम्स क्या होती है, कफिंग फॉर लॉन्ग टाइम, frequent coughing which prevails for months, महीनों तक खांसी हो रही है, जा ही नहीं रही है, जा ही नहीं रही है, जा ही नहीं रही है। हल्का फुल्का जो है हम क्या कहेंगे, बहुत ही हल्का लो फीवर भी फील हो सकता है, लो फीवर फील होगा, और बॉडी वेट कम होगा, डिक्रीज इन बॉडी वेट, वीकनेस फील होगी, है ना। तो ये मेजर से सिम्टम है। सबसे बड़ा सिम्टम क्या है, फ्रीक्वेंट खांसते ही जाएंगे, खांसते ही जाएंगे, खांसते ही जाएंगे, और जिसकी वजह से कई बार क्या हो सकता है, ब्लडी स्प्यूटम, क्या हो सकता है, ब्लड इन स्प्यूटम, थूक के साथ भी, खांसते खांसते थूक आ जाता है ना स्प्यूटम, उसमें भी ब्लड आ सकता है। और इसके अंदर होता क्या है बेटा, ट्यूबरक्यूलोसिस के अंदर जो हमारे लंग्स हैं, ये जो बैक्टीरियम है, इट इन्फेक्ट्स दी ऑर्गन, इन्फेक्ट्स दी लंग्स। तो लंग्स के अंदर जाता है, अपनी टॉक्सिन जो है वहाँ पे रिलीज़ करता है, और उस टॉक्सिन की वजह से क्या हो जाते हैं, लंग का इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाता है, और क्या हो जाएगी प्रॉब्लम, उससे जो है रेगुलर कफिंग स्टार्ट हो जाएगी। और इसके लिए बेटा ट्यूबरक्यूलोसिस के लिए, अच्छा वैसे ट्यूबरक्यूलोसिस सिर्फ लंग्स का नहीं होता है, ट्यूबरक्यूलोसिस ब्रेन में भी हो सकता है, लिवर में भी हो सकता है, किडनी में भी हो सकता है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि ट्यूबरक्यूलोसिस जब भी आए तो सिर्फ लंग्स हमें पता होते हैं, लंग्स में हो गया, लंग्स में हो गया, लंग्स में हो गया। इसके अलावा बेटा हमारी गवर्नमेंट ने नेशनल लेवल पे भी एक प्रोग्राम चलाया हुआ है, नेशनल प्रोग्राम टू क्योर TB, है ना। और वो प्रोग्राम है क्या, वो मतलब कब स्टार्ट किया गया था, दैट वो स्टार्टेड इन द ईयर 1962, और उसके बाद उसको दोबारा से रिवाइज किया गया इन द ईयर 1979। तो क्षय रोग के नाम से दवाइयाँ वाइयाँ भी मिलती हैं ना इसकी, और वो डॉट्स के नाम से, डॉट्स पता है ना क्या है, नहीं पता, बताया जाए कि नहीं, चलो अभी रुक जाओ, अभी आएगा इसका भी टाइम। तो नेशनल प्रोग्राम टू क्योर
ट्यूबरक्लोसिस टीबी कब स्टार्ट किया गया था? इन द ईयर 1962, और उसको रिवाइज कब किया गया था? 1979। तो गवर्नमेंट जो है फ्री में मेडिसिन देती है टीबी की कि आओ प्लीज़ इसका इलाज कराओ, इट इज़ क्योरेबल। लेकिन ये नहीं करा। इसका थोड़ा इलाज क्या चलता है, लंबा चलता है, 1-1.5 साल तक चलता है। उसमें डॉक्टर आपको मेडिसिन देगा, लेकिन पेशेंट्स क्या करते हैं, मेडिसिन ली, उनको फ़र्क पड़ना शुरू हुआ, छोड़ दी। फिर थोड़ी देर के बाद फिर ये प्रिवेल हुआ, फिर उसके बाद फिर जब सिम्टम अपीयर हुए दोबारा भागे दूसरे डॉक्टर के पास, उसने फिर मेडिसिन दी, फिर खाई, फिर फ़र्क पड़ा, कोर्स पूरा ही नहीं किया, हमने छोड़ दिया। इतनी लंबी मेडिसिन कौन खाएगा? तो प्रॉब्लम क्या होती रहती है बेटा, अल्टीमेटली हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे, रेजिस्टेंस जो है मल्टीपल एंटीबायोटिक से क्या हम लोग कर लेते हैं, रेजिस्टेंस जो है पैदा हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर, मल्टीपल रेजिस्टेंट। चलो इसको अभी तो चलो लिख ही देती हूँ, मल्टीपल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। क्योंकि कभी हम एक एंटीबायोटिक खा रहे हैं, कभी हम दूसरा डॉक्टर जा रहा है फिर एंटीबायोटिक लिख रहा है, वो हमने खाई, फ़र्क पड़ गया, तो पहले जो एंटीबायोटिक खाई थी अगर वो दूसरा डॉक्टर दे रहा है वो जल्दी से काम नहीं करेगी, दूसरे डॉक्टर ने कोई और लिखी, अब हमने वो खा ली, फिर हमने छोड़ दी, तीसरे डॉक्टर के पास गए, वो अगर पहले या दूसरे वाला आपको मेडिसिन दे रहा है उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फिर वो एंटीबायोटिक चेंज कर देगा। तो हर बार आप जितनी एंटीबायोटिक अलग अलग खाओगे उससे आपकी बॉडी रेजिस्टेंट होती चली जाएगी, तो क्या होगा, फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। और अल्टीमेटली जो एंटीबायोटिक आपको दे रहे हैं आप उनसे क्या होती जाएगी, आपकी बॉडी रेजिस्टेंट होने का मतलब क्या है, उन एंटीबायोटिक का आपकी बॉडी के ऊपर असर ही होना बंद हो जाएगा। तो इसीलिए अगर इसका ट्रीटमेंट लेना है टीबी का तो इसको कॉन्टीन्यूसली 1-1.5 साल का इसका ट्रीटमेंट होता है, उसको कॉन्टीन्यूसली लेना है विदाउट एनी किसी भी तरह का निक या ब्रेक बीच में नहीं लेना है, कंटिन्यू चलता है, जिससे कि टीबी फॉरएवर जो है ख़त्म हो जाती है। उसके बाद है बेटा हेलमिंथिक डिजीज़। हेलमिंथिक डिजीज़ में आ गई सबसे पहले हमारे पास फाइलेरियसिस, और फाइलेरियसिस इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, 11th क्लास में हम बात कर चुके हैं। तो फाइलेरियसिस क्या होता है, इसका जो पॉजिटिव एजेंट है, पॉजिटिव एजेंट बेटा मैं अब CA से लिखूंगी, बहुत टाइम लग जाता है, दैट इज़ फाइलेरियल वॉर्म, जिसको हम बोलते हैं वुचेरेरिया बैंकरोफ्टी, वॉचरेरिया बैंकरोफ्टाई या बैंकरोफ्टी, जिसको हम और क्या बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज दी फाइलेरियल वॉर्म। ठीक है, कैसे एंटर करता है बॉडी के अंदर, व्हाट इज दी मोड ऑफ ट्रांसफर, थ्रू कॉन्टेमिनेटेड फूड, फीको ओरल मेथड से। किस तरह से, कैसे घुसेगा ये बॉडी के अंदर फाइलेरियल वॉर्म, हाँ फीको ओरल से नहीं बेटा, फीको ओरल से नहीं, फाइलेरियल वॉर्म क्या होता है, थ्रू वेक्टर, और वेक्टर भी पता कौन, फीमेल एनोफिलीज नहीं, फीमेल एडीज मस्कीटो। क्या करती है, जब ये काटती है तो फाइलेरियल वॉर्म हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है, और फाइलेरियल वॉर्म फिर क्या करता है हमारी बॉडी के अंदर, क्या क्या सिम्टम्स आ जाते हैं उसकी वजह से, सिम्टम्स क्या होगा, स्वेलिंग ऑफ द लिम्फ नोड्स, क्या हो जाएगी, स्वेलिंग ऑफ या ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द लिम्फ वेसल्स, सॉरी नॉट स्वेलिंग, इट इज द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ लिम्फ वेसल्स। लिम्फ वेसल ना ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएंगी, कैसे, देखो यूजुअली ये है हमारी कैपिलरीज बेटा, दीज आर दी कैपिलरीज। कैपिलरीज में से ब्लड जब छनता है नीचे हमारे पास क्या आ गया, प्लाज्मा, इस प्लाज्मा को कौन लेके जाती हैं, लिम्फ वेसल्स, मतलब लिम्फ आ गया तो लिम्फ वेसल्स इनको कैरी करती हैं टू दी अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। अब इस लिम्फ वेसल के अंदर अगर यहाँ पे फाइलेरियल वॉर्म बैठा है तो फाइलेरियल वॉर्म क्या कर देगा, दिस इज दी फाइलेरियल वॉर्म, और फाइलेरियल वॉर्म क्या करेगा बताओ जल्दी से,
ये ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है लिम्फ वेसल का रास्ता, तो ये जो लिम्फ है, इस लिम्फ की ये लिम्फ वेसल क्या हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्ट, फंस गया इसके अंदर आके फाइलेरियल वॉर्म। लिम्फ वेसल की ऑब्स्ट्रक्शन से क्या हो जाएगा, लिम्फ एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा। लिम्फ एक्यूमुलेशन कहाँ पे, लोअर लिम्फ्स में, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा बेटा लिम्फ वेसल्स मिलती हैं हमें, तो लोअर लिम्फ्स के अंदर क्या है, लिम्फ एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा। अगर मेल्स हैं, मेल्स के केसेस में लोअर लिम्फ के साथ साथ स्क्रोटम में भी क्या हो जाएगी, लिम्फ की एक्यूमुलेट। स्क्रोटम पता है ना, टेस्टिस जहाँ पे है, दिस पिंक कलर्ड पाउच विच इज हैंगिंग बिटवीन द टू लेग्स इन केस ऑफ मेल, और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होती हैं, टेस्टिस। तो स्क्रोटम भी क्या हो जाएगा, इट विल ऑल्सो स्वेल अप। तो इस कंडीशन को, इसको हम क्या बोलते हैं, लिम्फ एक्यूमुलेशन की वजह से जो स्वेलिंग आ जाएगी ना, वो ऑर्गन मोटा 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 होता चला जाएगा, इस स्वेलिंग को हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज ओडीमा। और इस ओडीमा, इस स्वेलिंग की वजह से, क्योंकि यहाँ पे लिम्फ भर गया है, वो ऑर्गन देखा लोअर लिम्फ को देखो कैसे इसमें लिम्फ भरता गया भरता गया भरता गया भरता गया, इसका साइज बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, और किस तरह का दिखाई दे रहा है, इट इज अपियरिंग एज एलिफेंट फुट, जैसे हाथी का पाँव होता है, इसको हम क्या बोलेंगे, एलिफेंट फुट। तो इसको हम एलिफेंट फुट डिजीज भी बोलते हैं, क्योंकि पाँव कैसा नजर आने लगता है, लोअर लिम्ब कैसी दिख रही है, जैसे एलिफेंट की लेग होती है, तो एलिफेंट फुट इसको बोलेंगे। या इस डिजीज का एक और नेम है, इसको हम बोलते हैं एलिफेंटियासिस। क्या बोलेंगे, इस डिजीज का एक और नेम है, इसको हम बोलते हैं एलिफेंटियासिस। चलिए जी, ये हो गई हमारी, इसके बारे में और हम ऑलरेडी पहले भी बात कर चुके हैं इन दी क्लास 11th। उसके बाद आ जाइए हेलमिंथिक डिजीज में टीनिएसिस। टीनिएसिस का पॉजिटिव एजेंट कौन होगा, पॉजिटिव एजेंट होगा बेटा कौन, टीनिया। नाम से पता चल रहा है, टीनिएसिस किसकी वजह से होती है, टीनिया की वजह से, टीनिया स्पीशीज। और ये स्पीशीज कैसी हैं, दो हैं, एक है बेटा, एक का नेम है टीनिया सोलियम। क्या है ये पता है ना, टेप वर्म्स है। टीनिया क्या है, टेप वर्म्स, 11th में पढ़ी थी ना हमने, टेप वर्म्स, टीनिया सोलियम। उसके बाद इसका जो दूसरा है, जेनरा तो सेम है टीनिया, लेकिन स्पीशीज अलग हो जाएगी, दैट इज सैजिनेटा, टीनिया सैजिनेटा। और जो टीनिया है, इट इज अ काइंड ऑफ डाइजेनेटिक। ये सॉरी ये जो है ना टीनिया, हाँ, ये क्या करती है, ये है डाइजेनेटिक। डाइजेनेटिक का मतलब पता है ना क्या होता है, इट कंप्लीट्स इट्स लाइफ साइकिल इन 2 होस्ट, इट रिक्वायर्स 2 होस्ट टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल। और वो 2 होस्ट बताऊं कौन कौन से हैं। अब टीनिया सोलियम के लिए एक होता है प्राइमरी होस्ट, एक होता है बेटा सेकेंडरी होस्ट। तो प्राइमरी होस्ट टीनिया सोलियम का कौन है, मैन। यहाँ पे भी कौन है, प्राइमरी होस्ट मैन। टीनिया सोलियम का सेकेंडरी होस्ट जो है वो कौन है, दैट इज पिग। और यहाँ पे कौन हो जाएंगे, कैटल्स। तो कैसे, मोड ऑफ ट्रांसफर कैसे होगा, अगर कोई पॉर्क खा रहा है या कोई बीफ खा रहा है और उनकी बॉडी के अंदर क्या है, ऑलरेडी टीनिया प्रेजेंट है, तो जब वो उसके ऊपर फीड करेगा तो क्या हो जाएगा, कहाँ पे चला जाएगा, मैन के अंदर इन्फेक्शन चला जाएगा। और वो इन्फेक्शन जब जाएगा टीनिएसिस कोज करेगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगी, हमारी इंटेस्टाइन के अंदर पंक्चर्स होने शुरू हो जाएंगे, इंटेस्टाइनल अल्सरेशंस। तो क्या कोज कर देगा ये, इंटेस्टाइनल अल्सरेशन, है ना। उसके अलावा क्या हो जाएगा, डायरिया हो जाएगा, वाटरी डायरिया हो जाएगा। डायरिया में लीड टू वाटरी स्टूल्स, और तो वाटरी स्टूल्स ही होता है ना वैसे तो डायरिया, ब्लडी स्टूल्स भी कह सकते हो आप, जिसको हम बोलते हैं फर्दर डिजेंट्री। तो बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो जाती है। इसके अलावा एब्डोमिनल क्रैम्प्स आने शुरू हो जाएंगे, है ना, लॉस इन एपेटाइट, ये सब तो आप लिख ही सकते हो इसके सिम्टम्स। तो
ठीक है, तो मेन इसके बारे में क्या जानना है, इसकी 2 स्पीशीज़ और क्योंकि ये क्या है डाइजेनेटिक है तो इसके दोनों होस्ट के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद है बेटा हेलमिंथिक डिजीजेज में एस्कैरिएसिस। अब एस्कैरिएसिस किसकी वजह से होगा, एस्कैरीज, इसका जो कॉजेटिव एजेंट है वो कौन है, कॉजेटिव एजेंट इज एस्कैरिस ल्यूम्बरी क्वाइडिस, एस्कैरिस ल्यूम्बरी क्वाइडिस। अच्छा, मोड ऑफ ट्रांसफर कैसे रहेगा, थ्रू फीको ओरल, फीको ओरल। एस्कैरिएसिस में क्या हो जाएगा, एस्कैरिएसिस के अंदर क्या हो जाता है, इनफैक्ट क्या होंगी हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। और एस्कैरिस का वो मैंने बता दिया ना किस तरह से बॉडी के अंदर जाएगा, कहीं पे भी एस्कैरिस के जो हैं एग्स वैक्स जो भी हैं वो इस कॉन्टेमिनेटेड फूड के द्वारा बॉडी के अंदर जा सकते हैं और वहाँ पे जाके वो क्या करेंगे, वही एब्डोमिनल क्रैम्प्स, अल्सरेशंस, है ना। इसके अलावा जब मतलब चलो आप पहले इसके ये वाले लिख लेते हैं, डायरिया हो जाएगा, उसके अलावा क्या हो जाएंगे हमारे पास पंक्चर्स, इंटेस्टाइनल पंक्चर्स, तो ये सारी की सारी, और लॉस इन एपेटाइट तो होगा ही होगा, लॉस इन एपेटाइट। तो इसके साथ बेटा हमारी जो हेलमिंथिक डिजीज़ हैं वो हमारी हो जाती हैं यहाँ पे ख़त्म। अब देखो हर एक डिजीज़ के अंदर आपने क्या देखा, हर एक डिजीज़ के अंदर क्या ज़रूरी था, सबसे जो इंपॉर्टेंट था दैट वाज दी पॉजिटिव एजेंट। बेटा इन पॉजिटिव एजेंट की तो एक बड़ी सी आप लिस्ट बना लीजिए और इनका रट्टा लगाना शुरू कीजिए। बाकी तो जो सिम्टम होते हैं तो आप एक बार पढ़ लेंगे या सुन लेंगे, फॉर एवर आपको ये याद रहने वाले हैं। तो बेटा बाकी हमारे पास अभी प्रोटोजोन डिजीज़ बची हैं और उसके अलावा हाँ प्रोटोजोन डिजीज़ हैं और फंगल डिजीज़ हैं, तो उनको लेके आएंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।